नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या गोयल, एचओडी एंड सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, एसएसपी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, जिसे न्यूरोलॉजी में डिमेंशिया बोला जाता है, यानी भूलने की बीमारी। अक्सर आप लोग ऐसा महसूस करते होंगे आमतौर पर जिंदगी में कि हम बहुत कॉमनली चीज़ें भूल जाते हैं। ये चीज़ मैंने कहाँ रख दी थी, ये मैं भूल गई, या मुझसे कौन मिलने आया था, ये मैं थोड़ी देर बाद भूल गई। तो इस तरह की इसे कहते हैं बेसिकली भूलने की बीमारी। ज़्यादातर इसके लक्षण जो हैं वो 60 के बाद यानी ओल्ड एज में आते हैं, बट कभी कभी ये बीमारी इवन यंग एज में भी हो सकती है। तो क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती, तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस बीमारी के बारे में बताऊंगी। डिमेंशिया न्यूरोलॉजी में लगभग 5वीं सबसे कॉमन इलनेस है। इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आप पैथोलॉजिकली डिमेंशिया से ग्रस्त हैं। पहली बात, डेफिनेटली सिम्टम होता है भूलना, यानी कि जो हम रीसेंट इवेंट्स हैं, आज या रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे मोटे काम, वो हम भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने रख कर भूल गए कि कहाँ रखी थी, क्या मैंने आज का खाना खाया या नहीं, सुबह मैंने खाने में क्या खाया था, कल मैंने कपड़ों में क्या पहना था। इस तरह की रीसेंट इवेंट्स हम भूलना शुरू कर देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पास्ट इवेंट्स होती हैं, जैसे मेरा बचपन कहाँ बीता, शादी कहाँ हुई, स्कूल के कौन से फ्रेंड्स थे, मैंने कौन सी जॉब पहली दफ़ा कौन सी जॉब की थी, ये सब हमें याद रहता है। तो रीसेंट मेमोरी वर्सेस पास्ट मेमोरी एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रहता है कि रीसेंट चीज़ें ज़्यादा भूली जाती हैं। इस चीज़ को कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। ये मेडिकल भाषा की टर्मिनोलॉजी है, अल्जाइमर्स डिजीज़। इसी तरह डिमेंशिया और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया होता है जब आपकी ब्लड की जो धमनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वो बार बार ब्लॉक होती हैं किसी क्लॉट के जरिए, यानी खून का थपका जब धमनियों में जम जाता है तो उन ब्लड क्लॉट्स के जरिए खून की सप्लाई कुछ एरियाज में कम हो जाती है ब्रेन में। इसके कारण कुछ एरियाज डैमेज हो जाते हैं, वो मेमोरी के एरियाज भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। लेकिन इसमें लक्षण आता है पैची मेमोरी लॉस, यानी कि कुछ बातें आप अभी की भूलेंगे और कुछ बातें आप पास्ट की भी भूलेंगे। अल्जाइमर्स में ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अभी की बातें भूलते हैं लेकिन पास्ट की आपको याद रहती है। तो इसके लक्षणों के अलावा, फॉरगेटफुलनेस के अलावा, आपके लक्षण कुछ बिहेवियर में भी आते हैं, यानी बर्ताव में। बर्ताव अलग तरीके का लगने लगता है, जैसे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, जैसे उनको गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद खड़ा हो जाता है, या फिर कभी कभी पेशेंट बहुत स्लीपी महसूस करता है, यानी सारा दिन सोने की प्रक्रिया रहती है, खाना खाना पसंद नहीं करता, सोशल विड्रॉल हो जाता है, यानी कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अपने रूम में अकेले रहना पसंद करते हैं। इसी तरह जब वो, इसके अलावा होता है विजुअल स्पेशियल डिस्फंक्शन, कि जैसे वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं किचन में जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाऊं या बाथरूम में जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाऊं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। या फिर उनको अगर बाहर छोड़ दिया जाए, यानी गली मोहल्ले में छोड़ दिया जाए, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो एड्रेस भूल जाते हैं कि घर वापस कैसे आना है, या फिर मुझे बाजार में क्या सामान लेने जाना था। तो इस तरह की चीज़ें डिमेंशिया के पेशेंट्स में होती हैं। इसको कहते हैं विजुअल स्पेशियल डिस्फंक्शन। तो 3 चीज़ें हो गई, फॉरगेटफुलनेस हो गया कि भूलने की चीज़, बिहेवियरल चेंजेस हो गई यानी बर्ताव में बदलाव आ गया, और तीसरा हो गया विजुअल स्पेशियल डिस्फंक्शन, यानी जिससे रास्ते भूल जाते हैं। इसके अलावा चौथा चीज़ होता है एग्जीक्यूटिव डिस्फंक्शन। ये होता है कि जो आप काम करते हैं वो काम आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप कुकिंग में, जैसे लेडीज़ का होता है कि कुकिंग में उनका हाथ अच्छा होता है, तो वो चाय बनाने की प्रक्रिया में ऐसा हो सकता है कि मीठे की जगह नमक डाल दें। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिस्फंक्शन, यानी अपने रोजमर्रा के काम में गलती कर देना। तो ये ऐसे ही जेंट्स में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे नॉर्मली वो कैलकुलेशन ढंग से कर पा रहे हैं, जैसे दूध वाले को पैसे दे रहे हैं, बट वो ये नहीं जान पाएंगे उनको वापस कितने पैसे लेने हैं। अगर 100 में से उनको 40 रुपए देने थे, 60 वापस देने थे, तो दे कैन नॉट कैलकुलेट। तो ये सारी चीजें डिमेंशिया के लक्षण होते हैं। अब डिमेंशिया अगर आपको किसी को है, या घर में किसी मेंबर को आपको डिमेंशिया है, तो उसको आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास लाएं। अब इसमें 2 तरह के कॉजेज होते हैं, यानी 2 तरह की इटियोलॉजीज हैं। पहली रिवर्सिबल और दूसरी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी जिसको हम ठीक कर सकते हैं पूरी तरह, और इरिवर्सिबल जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। रिवर्सिबल कॉजेज होते हैं जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, या फिर थायराइड का डिसऑर्डर, मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म में, यानी थायराइड अगर कम काम करे उसमें भी डिमेंशिया होता है। HIV की बीमारी में डिमेंशिया होता है। बहुत सारी न्यूरो इन्फेक्शंस ऐसी हैं जिसमें डिमेंशिया होता है, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जिसे आम भाषा में कहते हैं, उनमें डिमेंशिया होता है।
तो इस तरह काफी सारी इन्फेक्शंस और डेफिशिएंसीज, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में डिमेंशिया रहता है। देन इरिवर्सिबल कॉजेज, यानी उम्र के साथ बढ़ने वाला डिमेंशिया, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज। आप लोग अवगत होंगे, एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, ब्लैक। उसमें ये बीमारी अच्छे से दिखाई गई है, प्रदर्शित की गई है, जिसको अल्जाइमर्स डिजीज कहा जाता है। ये उम्र के साथ बढ़ती है, ये होती है दिमाग की सिकुड़न के आने के कारण, और सिकुड़न कभी भी रिवर्स नहीं की जा सकती, वो उम्र के साथ बढ़ेगी। लेकिन इसके डेफिनेटली कुछ उपाय हैं जिससे ये बीमारी की प्रोग्रेस, यानी जिस स्पीड से ये बीमारी बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। पहले बात करेंगे इसको डायग्नोज कैसे करें। उसके लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, यानी पहले तो ब्लड टेस्ट करते हैं, देखा जाता है रिवर्सिबिलिटी का कॉज है या नहीं। दूसरा MRI स्कैन्स, तीसरा पेट स्कैन्स। इन चीजों से देखा जाता है कि दिमाग में सिकुड़न कितनी आई है और कौन से एरिया मेमोरी के ज्यादा अफेक्ट हुए। ये सब करने के बाद पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। उसमें अगर कॉज रिवर्सिबल हो तो हम उस चीज को रिप्लीट करते हैं, जैसे विटामिन B12 डिफिशियंसी के इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड डिसऑर्डर के लिए थायरॉक्सिन नाम की टैबलेट दी जाती है। सिमिलरली कोई न्यूरो इन्फेक्शंस हैं तो इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ये सारे हो गए रिवर्सिबल कॉजेस। अब बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज की, जो कि इरिवर्सिबल है। उसमें क्या किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है केयर टेकर, कि पेशेंट को एक केयर टेकर 24 घंटे चाहिए ही होता है, जो सारा दिन उसके साथ रहे, उससे बातचीत कर सके, उसको कंफर्टेबल कर सके। जो उसमें बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, यानी इरिटेशन हो रही है, अग्रेशन हो रही है, उसको काबू में कर सके अपने आराम से बात करके। या फिर इसके लिए कुछ इनफैक्ट ओल्ड एज होम्स भी बने हुए हैं जो कि अल्जाइमर्स डिजीज के लिए प्रॉपरली इक्विप्ड होते हैं। उसमें केयर टेकर भी मिलता है और बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट की मदद भी मिलती है। अब दवाइयों में इसकी कुछ ड्रग्स होती हैं, एंटीकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, जिनको हम देते हैं ये करने के लिए कि प्रोग्रेस जो है डिजीज की वो स्लो हो जाए। जैसे अगर अल्जाइमर्स की डिजीज 3 साल में बढ़कर इतनी हो जाएगी कि पेशेंट बेड रिडन हो जाए, तो उसको हम दवाइयों के जरिए 3 से 6 साल तक का टाइम खींच सकते हैं। तो डेफिनेटली प्रोग्रेस रेट स्लो हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को अलग अलग चीजों की काउंसलिंग दी जाती है, जिसे कहते हैं बिहेवियरल काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और इस तरह से पेशेंट को समझाया जाता है कि वो कैसे अपनी चीजों को याद कर सके। जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, पॉकेट्स में चिट्स रखी जा सकती हैं छोटे मोटे कामों की। शार्प ऑब्जेक्ट्स उनके आमने सामने से हटा दिए जाते हैं, जैसे कोई नाइफ है या कोई टूल है जिससे आप काम करते हैं, वो बिल्कुल भी पेशेंट के कमरे में नहीं रखा जाता। देन पेशेंट को स्टिक की मदद से धीरे धीरे चलना सिखाया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कमरे से बाहर जाना है तो उसको असिस्टेंस दी जाती है। सिमिलरली कभी कभी हम फ्लोरेसेंट पाथ्स का भी वो रखते हैं, कि जैसे अगर पेशेंट का रूम बाथरूम से कुछ कदम की दूरी पर है तो एक फ्लोरेसेंट पाथ वहां पे बिछा देते हैं, ताकि वो लाइट के जरिए पेशेंट को नक्शा दिखा सके कि यहाँ तक उसे बाथरूम तक जाना है। तो इस तरह छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जो पेशेंट को सिखाई जाती हैं। ये है डिमेंशिया की बीमारी, और इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम एट SSV हॉस्पिटल, जहाँ पर मैं अपने पूरी टीम के साथ उपलब्ध हूँ आपकी सेवा।